निशांत। आज हम जैन का जो आखिरी डे है उसका एक सेशन लेके आए हैं। संडे को सर यूजुअली कोई क्लास डालता नहीं है बेसिकली हिंदू सेशन की, बट जैसा मैंने देखा कि आज कुछ अच्छी अच्छी न्यूज थी तो मैं एक छोटी सी क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ न्यूज तो ऐसी हैं जिसका हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे और कुछ न्यूज ऐसी भी रहेंगी जिसको हम छोटे से तरीके से बहुत छोटे डिस्कशन करके हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए सर शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान ले कि मैं हूं निशांत। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सब ऑफिसर इन CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, राइट। और मैं भी खुद जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, तो जितना मुझे आता है, जो मेरा एक्सपर्टीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सर। ठीक है, अभी इनिशियल फेजेस में है सर। ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं पर टेक्निकल ग्लिच आता रहता है, कहीं कहीं पर मेरे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते हैं, तो अभी जो है इनिशियल फेज में है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी छोटी क्लास होने वाली है, तो समय ना व्यर्थ करते हुए हम शुरू करते हैं, जिससे कि आप लोग जो है अपनी फर्दर स्टडीज भी कर पाए। ठीक है, चलिए। चाइना इज स्टिल लार्ज सोर्स ऑफ क्रिटिकल इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ी सी एक आपको ब्रीफ हिस्ट्री या करंट में क्या चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा सर। देखिए है क्या ना सर, हम भी जानते हैं कि हमारा चाइना से हर एक फ्रंट पे लड़ाई चल रही है। ठीक है, चाहे आप वो कह लीजिए सर, चाहे हम उससे कह देते हैं हमारा, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं ही पकड़ लेता हूँ इंडिया का मैप। मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है। ठीक है, मैप पे ध्यान मत दीजिएगा सर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ये फ्रंट है, लद्दाख वाला फ्रंट है, यहाँ हम चाइना से लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो इधर पर हमारी कंटिन्यूअसली 8 या 9 महीने से जो है स्टैंड ऑफ है। ठीक है, चाइना जो है हमारे उस पर हमारे बॉर्डर्स पे आके बैठ गया है। इनफैक्ट उसने ट्रेसपास कर दिया है हमारा बॉर्डर, जो कि पहले से रिकॉग्नाइज था, बट चाइना जो है यूनिलैटरली बॉर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और उस चीज को एक टर्म जो है यूज हुआ था, काफी न्यूज में आया था ये टर्म। ये जो आर्टिकल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये टर्म बहुत न्यूज में आया था। इस टर्म का नाम है सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, इस टर्म का नाम है सलामी स्लाइसिंग। क्या नाम है सर इस टर्म का? इस टर्म का नाम है सलामी स्लाइसिंग। ये टर्म अगर कहीं दिख जाए तो आप प्लीज याद रखिएगा, ये यहां आपको दिख ही रहा होगा, यहां ले देता हूं मैं, स्लाइसिंग। ठीक है, सलामी स्लाइसिंग मतलब धीरे धीरे करके दुश्मन की जो है या अपने नेबर की टेरिटरी को एक्वायर करना। ठीक है, धीरे धीरे करके कि उसको इसका एहसास भी ना हो। तो चाइना यूनिलैटरली यहां पर यही करना चाह रहा था। कहां पर? आपके ये ईस्टर्न लद्दाख में। वेन लाइक अभी कुछ दिनों पहले हमारा ईस्टर्न जो आपका है, ईस्टर्न सेक्टर जो है, जो कि मैकमोहन लाइन है, जो अरुणाचल प्रदेश को जो है डिमार्केट करती है किससे? तिब्बत से। या कह सकते हैं तिब्बत जो चाइनीज एक्वायर्ड है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो मैकमोहन लाइन है वो डिमार्केट करती है चाइना एक्वायर्ड तिब्बत से, इसको अरुणाचल प्रदेश को या हमारे इंडिया को कह सकते हैं सो कॉल्ड। लेकिन चाइना जो है इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। उसका कहना यह है कि जो ये मैकमोहन लाइन है ये साइन हुई थी तिब्बत के राजा के बीच में और इंग्लिश के बीच में, और उस टाइम तिब्बत जो है इट वाज नॉट पोटेंशियल इनफ कि वो अपनी ट्रीटी के टर्म्स को जो है सामने रख पाए। तो ये ट्रीटी को चाइना नहीं मानता। और अभी कुछ समय पहले से इस बॉर्डर पे भी थोड़ी दिक्कतें होना शुरू हो गई है ईस्टर्न साइड में। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट आपके अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मैं मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, ईस्ट सुबानशरी डिस्ट्रिक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जो है चाइना ने अपने विलेजेस जो है सेटअप करना शुरू कर दिया है हमारी टेरिटरी में। समझ है, एट द एंड ऑफ क्या हो रहा है, चाइना धीरे धीरे हमारी टेरिटरी के अंदर घुस रहा है। बट हमारी फोर्सेस जो है प्लस हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है चाइना को वहां पर होल्ड करने का। तो पिछले 8 या 9 महीने से इतना डेवलपमेंट हुआ है। इससे क्या हैम्पर हुआ है ना, इससे ये हैम्पर हुआ है कि हमने चाइना को मिलिट्री फ्रंट के अलावा और बाकी फ्रंट पे काउंटर करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, हमने चाइना की अराउंड 100 एप्स, इट इज बेसिकली रफ फिगर, या 140 मान लीजिए, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, इतनी एप्स जो है हमने बैन कर दी हैं। हमने क्या रीजन साइड किया है? हमने साइड किया है नेशनल सिक्योरिटी का रीजन। ठीक है, वरना अगर हम बिना किसी रीजन के किसी भी कंट्री की ऐप को बैन करते हैं तो ये WTO की जो है वॉल्यूशन हो जाएगा उसकी पॉलिसीज का। तो हमने नेशनल सिक्योरिटी को साइड किया है और चाइना की सारी एप्स को जो है बैन किया है, मोस्ट ऑफ दी एप्स, जिसमें हमारी टिकटॉक भी आती है। ठीक है, PUBG भी उसमें है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट में हम चाइना को बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। लेकिन समझिए सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक नॉर्मल हिंदुस्तानी जब बात करता है ना
किसी ने कह दिया हमसे, किसी एक पर्सनैलिटी या किसी पॉलिटिकल लीडर ने हमसे कह दिया कि स्टार्ट बॉयकॉटिंग चाइना, बट इट्स नॉट सो इजी सर। पहली चीज, इट्स नॉट सो इजी, चाइना को बॉयकॉट करना इतना इजी नहीं है, यही ये आर्टिकल कहने वाला है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या बिल्डअप हुआ वो हमने डिस्कस किया। अब इस आर्टिकल में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये आर्टिकल जो है हिंदी में था, बट इसका जो दूसरा वर्जन था ये बेसिकली मैंने उठाया है, मोस्ट प्रोबेबली मैंने कहां से उठाया इसे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मैंने आपका इंडियन एक्सप्रेस से उठाया या मिंट से उठाया है। ठीक है, मुझे ये जो लैंग्वेज थी या ये जो लिखा हुआ ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा तो मैं ये आपके लिए आया, समझे। इसमें जो है थोड़ा सा ऊपर लिखा है नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द राइटर, सारे फैक्ट इसमें मेंशन है, बट मेरे लिए जो है इजी जो था मुझे ये लगा तो मैं इसको लिख के लाया हूं। ठीक है, तो समझिएगा, चाइना इज स्टिल इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट। हमारा जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट क्या है, चाइना ही है। दो सेक्टर हम हमेशा हाईलाइट कर सकते हैं सर आज भी, एक है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा और भी गुड्स है, बट ये जो सेक्टर्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, इंडिया में सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज, मतलब जैसे ये कोविड-19 आया ना सर, जैसे ये कोविड-19 आया हमें एक बात पता लग गई। कहते हैं ना कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि आपदा एक मौका होती है, तो एक बात हमें पता लग गई कि यार अगर कभी भी ऐसी कोई पेंडेमिक या कोई अव्यवस्था कोई आपदा आती है और अगर सप्लाई चेन बंद हो जाती है तो हमें दूसरी सप्लाई चेन को भी सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस, यही कॉन्सेप्ट जो है निकाला है आपका, किसने निकाला है, जापान ने निकाला है। सप्लाई चेन रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट किसने निकाला है आपका, पहले जापान ने निकाला है। इसका मतलब यह है हमें किसी एक कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमारा जो निर्भरता है एक पर्टिकुलर कंट्री में से हट जाए। क्योंकि मानिए चाइना से पेंडेमिक शुरू हुआ, अब चाइना ने अपने कह सकते हैं कि पेंडेमिक शुरू हुआ तो डर के मारे कि पेंडेमिक हमारी कंट्री में ना आ जाए, लोगों ने क्या किया, चाइना से जो है एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट जो है बैन करवा दिया। अब अगर चाइना से इंपोर्ट बैन किया, चाहे मजबूरी में करना पड़े, तो उनकी सप्लाई चेन जो है वो रुक गई, तो रेजिलियंस तो हुई नहीं ना। तो इसलिए हम अपनी सप्लाई चेन को जो है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दो सेक्टर हमारे ऐसे हैं तो चाइना के इंपोर्ट से ही चलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं राइटर। एग्जाम्पल क्या है कि हम चाइना से 2015 के अराउंड बहुत सारा स्टील इंपोर्ट करते थे। हम चाइना से 2015 के अराउंड बहुत सारा स्टील जो है इंपोर्ट करते थे। ठीक है, अराउंड 2.8 बिलियन, 2.8 अरब डॉलर का जो है इंपोर्ट करते थे हम स्टील। बट आज तक कितना हो गया, आज इसका जो हमारा हो गया है वो अराउंड हो गया है 1 बिलियन, लेस देन 1 बिलियन। वो नंबर लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, हमारा जो स्टील का इंपोर्ट है चाइना से वो लेस देन 1 बिलियन हो गया है। और ये कम क्यों हुआ है ना, क्योंकि चाइना के अलावा हमने और भी सोर्सेस देखे हैं सप्लाई के, जहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, स्टील। और वो क्या है हमारे लिए, किसने रिप्लेस किया है, चाइना को रिप्लेस किया है कोरिया ने। कोरिया मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ नहीं, चाइना को रिप्लेस किया है कोरिया ने। कोरिया हमें स्टील बेच रहा है और तरीका क्या निकाला हमने कोरिया से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब क्या है कि 0% ड्यूटी लगती है किस पे, स्टील पे, समझ रहे। तो इन शॉर्ट अगर पहली बात कहूं तो हमने क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं अपने इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए। आई गेस ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा सर। आई विल गो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस में, आपके इंटरव्यू में। कहीं अगर आप चाइना रिलेशनशिप में इंडिया लिखते हैं या चाइना की इंपोर्ट को अगर आप बॉयकॉट करते हैं उसके बारे में लिखते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज ध्यान से आर्टिकल देखिए। पहले पैराग्राफ में हमने इतना कहा था फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है मेजर सेक्टर है जहां से चाइना से हमारा इंपोर्ट जो है अभी भी डिपेंड करता है। इसके बिना हमारा ये इंडस्ट्री जो है डूब सकती है। ठीक है, इतनी पोटेंशियल या इतनी डेवलप्ड इंडस्ट्री नहीं है इंडिया में। इसके बाद हम अपनी सप्लाई चेन को जो है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और पहला स्टेप जो हम उस पर हमने ले रहे हैं वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि हम दूसरी कंट्री से निर्यात या आयात कर सकते हैं 0% ड्यूटी में। ठीक है, 0% कस्टम ड्यूटी में। और इससे क्या हुआ, 2015 तक जो है चाइना से हम इतना सारा इंपोर्ट करते थे स्टील, ठीक है, अराउंड 2.8 अरब डॉलर्स। अब वो कितना हो गया, लेस देन 1 बिलियन डॉलर, 1 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ सर, एफटीए। दूसरा से हम क्या कर रहे हैं ना, दूसरा हम पीएलआई हम लेके आए हैं सर। पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, पीएलआई है सर आपका प्रोडक्शन
लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है ना सर, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव दिया है ये स्कीम। इस स्कीम में क्या किया है, 2 लाख करोड़ हम दे रहे हैं किसको, 10 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। 2 लाख करोड़ हम देंगे 10 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कुछ नहीं है सर, इन शॉर्ट आप ज्यादा प्रोडक्ट काम करता हूँ, कहते हैं कहीं भी होता है सर, एक अप्रेजल होता है एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द वीक, कहीं ना कहीं अप्रेजल होता है जब बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक होता है, वो हमें मोटिवेट 10 सेक्टर से कहा गया है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्या है गुड्स, टेलीकॉम, नेटवर्क प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल जो है और इस चीज का जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कंपोनेंट। अगर एक आ रहा है बड़ी बड़ी कंपनी जो है क्या होगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग है जो बाहर रिसेंट मोबाइल जो आता है रेट की बात कर लेते हैं। रेट में क्या है, रेट ये है 2010 में चाइना बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड इट्स ट्रेड डेफिसिट 2010 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था चाइना 2010 में हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग इंडिया से मानो एक्स इंडिया जो आ रहा है वाई आ रहा है, तो एक्सपोर्ट आएगा प्लस होगा, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा, तो अगर इंपोर्ट हमारे ज्यादा है एक्सपोर्ट तो क्या आता है, तो आता है डेफिसिट। डेफिसिट कितना था हमारा सर, 3 ट्रिलियन। क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट। लेकिन इसमें सर क्या हुआ, हमारा चाइना से जो है ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया, 19 में कितना हो गया है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से जो है
बहुत कम हुआ है, तो कम होना यूजुअल को देख के हम ये बात हम बात करते हैं कि कम एक है, मतलब क्या है ये बेसिकली दवाइयों का, समझ लीजिए बस आपकी समझ के लिए क्या है, एपीआई जो है रॉ मटेरियल है दवाइयों का। अब समझिए 85% मोबाइल के पार्ट्स कहां से आते हैं, तो फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक हमारे मेडिकल सेक्टर में क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट एफडीए। तो आई होप ये न्यूज कर दिया है और हम आई होप आपको न्यूज समझ में आ रही है। ये जो है आपका सिंपल मानिए कोविड सेक्टर में मानिए अगर 3 लाख करोड़ का हमारा जो पे करना था कंपनसेशन, लेकिन 2 लाख बाकी बचा हुआ कितना 2.9 1.95 करोड़ जो है ये सरकार के लिए एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हम जो है उसको वसूल नहीं करते। अब सरकार ने 2 ऑप्शन रखे, सरकार ने कहा स्टेट या तो ऐसा करो आप ये वन जो है देंगे और पॉइंट जो है पूरा जो ये पूरा जो है आप जो है आप पूरा का पूरा जो है ये आप मार्केट से बोलो, लेकिन अल्टीमेटली सर अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरा इशू है पता दूंगा। ठीक है, ये असली आंकड़े क्या 1.1 लाख करोड़ के आसपास जो है जीएसटी कंपनसेशन जो पे करी स्टेट गवर्नमेंट से एवरी गवर्नमेंट स्टेट देगी, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी और देगी किसे स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पे कब करेगी, उसके बाद जो जीएसटी कंपनसेशन सेक्शन तो उसमें और अराउंड जो है किस तरह चुकी है इन जीएसटी से समझिए, मतलब मैं आपको एक बार विस्तार में जीएसटी एक्ट ठीक है तो 2017 में तो स्टेट अभी थी कि हमारे बहुत सारे टैक्सेस हैं कि हमारा हक है, जो है हमारा बजट जो है, क्या हुआ सरकार ने कहा आप दिक्कत मत कीजिए, 5 साल तक हम आपका जितना भी एक्सपेंसेस है वो हम बेयर करेंगे, 5 साल में आपको जितना भी लॉस होगा जीएसटी के चक्कर में, जीएसटी लागू होने से वो हम बेयर करेंगे, और हर साल जो है बाकी टेक्निकल और है
अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। बाकी फ्रांस में वो जो है हम पे करेंगे, ऐसा कहा सरकार है। इसलिए हमने कहा जीएसटी कंपनसेशन। अब ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे? कंपनसेशन कर लगा, ठीक है, अलग अलग वस्तु, वो बात नहीं करते हैं। तो ये इस बार क्या हुआ है, जब कोरोना चीजें दिखी नहीं तो क्या हुआ, जीएसटी कंपनसेशन टेस्ट जो है सरकार ने इतना अनुमान था वो नहीं आया। अब अराउंड 3 लाख करोड़ जीएसटी कंपनसेशन इस साल का था, सरकार 3 लाख करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सरकार ने आपसे ये आएगी पाएगा। बाकी जो है तो है 1.10 लाख, ठीक है, अल्टीमेटली ये फाइनल हुआ कि 1.1 लाख करोड़ 1.10 लाख करोड़ जो है इसको बोरो करेगी जब 2022 में ये खत्म हो जाएगी। कौन सी सरकार जो है हम या अगर इस अटैक में किसी को कुछ हो जाए और ये जो है कह सकते हैं ये रिलेशन है इस चीज का, सुलेमानी एंड साइंटिस्ट जो थे इनके मुख्य साइंटिस्ट मोहसिन फखरीज़ादे, ठीक है, मतलब मोहसिन जो उसकी किलिंग हुई, इसमें ईरान ने क्या कहा, ईरान ने इसराइल को आया, इसराइल ने कहा कि ईरान का इन किलिंग में हाथ है, स्पेशली जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फखरीज़ादे, जिनकी हाल ही में किलिंग हुई थी, राइट, कुछ बम नॉट रॉन्ग इनको गोलियों से मारा था। इसराइल के एम्बेसी से जो बयान आ रहे हैं ये बहुत
पूरे आर्टिकल में सर यही कहा है। पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ट्रम्प ने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छे काम थे, जैसे अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया। अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया 2020 में। इससे क्या हुआ ये देखिए, आपका आंसर यहाँ भी है। जैसे इसराइल और सेंट्रल वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ एशियन कंट्रीज जो थी,
करेगा के साथ मिलकर एक मैदान तालिबान को जो है क्या है उनको रियल सारे की हमने बात कर ली, क्रम की अच्छी पॉलिसी की बात कर ली, टाइम का बात हमने की और जो है वो उसकी बात भी हमने की। तो आई गेस ये आर्टिकल हमारा पूरा हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा। देखिए ये एक आपका एक मिनट दीजिएगा सर। ये कर्नाटक, आप जानते हैं कर्नाटक में क्या है, एक एंटी स्लॉटर काउ का एंटी स्लॉटर जो है बिल पास हुआ था। तो पहले हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं, देन इस आर्टिकल में क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मुझे आप एक मिनट दीजिएगा सर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा जो बिल था जो कर्नाटक में आया था, पहले इस बिल की बात कर लेते हैं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, देन अभी इसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन कर्नाटक passed the Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill in the Assembly on December 9th amid strong opposition from the Congress and Janata Dal Secular। इन्होंने एक बिल लाए, ठीक है, इनफैक्ट पास भी किया है, वो है कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल। ये है क्या बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये असेंबली में पास किया है और बीजेपी की सरकार वहां भी है, लेकिन कांग्रेस और जनता दल ने जो है इसको स्ट्रांगली अपोज किया है। इस बिल में क्या है, द बिल envisages a ban on all forms of cattle slaughter and stringent punishment for offenders। द बिल envisages, जिन लोग को envisage का मतलब नहीं पता, envisage को आप मान सकते हैं कि बिल ने ये सपना देखा है, समझिए बिल ये चाहता है, या बिल जैसे मैं कहता हूं कि आई एनविसाज अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर फॉर माई सेल्फ और अ ब्यूटीफुल फ्यूचर फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं, या ये मेरा जो ये बनाने का तर्क ये है कि मैं चाहता हूं कि जितना भी कैटल स्लॉटर है उस हर फॉर्म में बैन लग जाए और जो ये करे उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिले। ये जो बिल है ना, ऐसा एक बिल 2010 में भी आया था, जब उस समय भी बीजेपी पावर में थी। ठीक है, येदियुरप्पा जो थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम जब बीजेपी पावर में थी उस टाइम भी बिल आया था, लेकिन ये बिल जो है पास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं सर। अब देखिए क्या है, एक मिनट दीजिएगा। पहले देखिए 2010 का बिल क्या था। 2010 में क्या हुआ, जब बिल पास हुआ तो बीएस येदियुरप्पा जो थे चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, लेकिन 2013 में जो है जब कांग्रेस आई, सिद्धरामैया की सरकार जब आई, तो बिल जो है पास नहीं हो पाया, इसको गवर्नमेंट का एक्शन नहीं मिल पाया, तो ये बिल जो है ये हट गया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इस बिल को रिवर्ट किया और उसी के लाइंस पे एक और बिल ले आए जो कि थोड़ा कम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट था या लेस स्ट्रिंजेंट था, कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट 1964। उससे क्या हुआ, काउ स्लॉटर अलाउ किया लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दिए। समझिए, जो बिल 2010 में आया था वो एंटी स्लॉटर बिल था, लेकिन उसमें क्या था, एक तरह से कैटल का जो स्लॉटर था हमने ज्यादा मात्रा में बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बिल जो है गवर्नर का एक्सेंट उसे नहीं मिल पाया। फिर जब कांग्रेस आई, कांग्रेस उसी लाइन पे एक और बिल लेके आई, लेकिन उसमें क्या था, हमने स्लॉटर अलाउ किया था विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। समझ रहे हैं,
अब जो ये 1964 का लॉ था, इट अलाउड द स्लॉटर ऑफ बुलक मेल और फीमेल if it was certified to be the age of 12 years incapacitated for breeding deemed sick। इसका मतलब कुछ नहीं है सर, इसका मतलब ये है कि ये सर्टेन रिस्ट्रिक्शन थे। क्या था बेसिकली, इसमें ये कहा गया था अलाउड द स्लॉटर ऑफ बुलक। बुलक क्या होता है सर, बुलक मेल क्या होता है और फीमेल क्या होता है, ठीक है, मैं इनकी फोटो आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसमें ये कहा जो भी ये जो आपके बुलक बुलक बफेलो मेल और फीमेल जो आपके ये हैं, अगर ये 12 साल से ऊपर हो गए हैं, अगर ये 12 साल से ऊपर हो गए हैं, दूध नहीं दे पा रहे हैं या बीमार हैं, तो इनको जो है हम स्लॉटर कर सकते हैं। समझ में आया सर? एक बार देख लीजिए पढ़ के, जिसको समझ में नहीं आया सर एक मिनट दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर लूं सर। ये देख लीजिए, इसको समझ में नहीं आया एक बार, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुलक बफेलो मेल और फीमेल, बुलक बफेलो मेल और फीमेल, ये कहा गया इट वाज सर्टिफाइड इफ इट वाज सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी द एज ऑफ 12 इयर्स इनकैपेसिटेटेड, मतलब ब्रीडिंग या दूध नहीं दे पा रही है या बीमार है, तो हम जो है उनका स्लॉटर कर सकते हैं जो कि 12 साल से ऊपर है। The law had banned the killing of any cow or calf of sheep buffalo, लेकिन गाय की किलिंग में हमने मना किया था। समझ में आया? आपको समझ में आया नहीं आया? सिंपल है। अगर मैं इसको अपने घर में बोलूं, जो ये 2010 का जो बिल था और जब इसको जो कांग्रेस ने दोबारा से रिवर्ट करके दोबारा से एक बिल लेके आए, तो उस बिल में था कि हम जो है गाय का और एक बछड़े का स्लॉटर या उसका स्लॉटर नहीं करेंगे। उसके अलावा बुलक या बफेलो मेल और फीमेल जो होती है, इसका हम स्लॉटर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो 12 साल से ऊपर की होगी, वो दूध नहीं दे पा रही होगी या फिर वो बीमार होगी। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलिए, अब क्या है ना, ये रीइंट्रोड्यूस हुआ। अभी ये बिल दोबारा क्यों आया? क्योंकि डिफरेंट जो थे आपके स्टेट एक्टर्स जो हमारे होते हैं, या गौरक्षक कह सकते हैं उन्हें हम, वहां से डिमांड आई थी कि आप इसको पूरा बैन कीजिए, आप इसको पूरा बैन कीजिए और जो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है उन्हें हटाइए। अब ये नया बिल में क्या है सर, हाउ इज बीफ एंड कैटल डिफाइंड इन लेटेस्ट कर्नाटक बिल। बीफ के उन्होंने क्या कहा है, किसी भी कैटल का जो है मांस इन एनी फॉर्म, ठीक है। इन्होंने कहा है बीफ क्या होता है, बीफ जो है मांस होता है किसी भी कैटल का इन एनी फॉर्म। और कैटल क्या कहा इन्होंने, काव हो सकता है सर, बछड़ा हो सकता है, सांड हो सकता है, बुलक हो सकता है, ही और शी बफेलो बिलो द एज ऑफ 13 इयर्स। वहां क्या था, वहां वहां कितना था सर, भूलिए मत, वहां 12 साल तक कितना था, देखिए वहां था 12 साल। 12 साल से ऊपर हम स्लॉटर कर सकते हैं अगर वो बीमार हो, अगर वो दूध नहीं दे पा रहे हो, और अगर वो क्या हो, अगर वो आपका सिक हो, ठीक है। लेकिन गाय और उसके बछड़े को हम नहीं काट सकते। ये किसमें था, ये था पहले बिल में। अब बिल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 13 साल से नीचे आप नहीं कर सकते, स्लॉटर नहीं कर सकते। 13 साल से ऊपर का सीन क्या है इस बिल में, हम वो देखते हैं। द बिल आल्सो टर्म शेल्टर एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल, ठीक है। कुछ नहीं है सर, इस बिल में क्या हुआ है, पहले तो देखिए बिल आया क्यों है। एक बार मैं आपको सब बता दूंगा सर, शायद कंफ्यूजन भी हो रहा होगा हल्का हल्का। देखिए, डिमांडिंग अ टोटल बैन ऑन काउ स्लॉटर इन द स्टेट, द बीजेपी काउ प्रोटेक्शन सेल इन द स्टेट हैड रिटन टू द चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा seeking the reintroduction of 2010 bill. According to party sources, discussion concerning the legal validity of the same began a few weeks later. Meanwhile, days before the winter session began on 7th of December, the Karnataka Vidhan Sabha जो है आपका ये लिखा है, ठीक है, पास किया है, ठीक है। अब ये छोड़िए, अब यहाँ देखिए नए बिल में क्या है। पहले का था 12 साल की एज थी, इसमें क्या हो गया 13 साल की कर दी। इन्होंने बीफ क्या कहा है, बीफ जो है फ्लैश है, मांस है किसी भी कैटल का। अब सर कैटल क्या है, कैटल एक गाय है, कैटल क्या है, कैटल एक गाय है, या गाय का बछड़ा है, या बुल है, सांड है, या बुलॉक है, या एंड ही और शी बेफेलो है, मेल और फीमेल बेफेलो है, बिलो द एज ऑफ 13 इयर्स, ठीक है। मतलब 13 ईयर से नीचे आप जो है किसी का भी स्लॉटर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है शेल्टर की बात भी की है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अब पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये और अबव
एंड और अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इनके पास पावर होगी। पुलिस ऑफिसर अब द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उसके पास पावर होगी कि वो सर्च कर सकता है और सीज कर सकता है, ठीक है। और देन वो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसके बारे में बताएगा, डिले नहीं करेगा। पेनल्टीज क्या है सर? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब बिना वारंट के आप जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेटर को जो है 3 to 7 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक है। और पेनल्टी कितनी? लगभग 5 लाख तक की पेनल्टी मिलेगी। और दोबारा से रिपीट होता है तो लगभग 10 साल की पेनल्टी इसको लग सकती है। समझ रहे हैं आप? तो हमने क्या क्या पढ़ा? 2010 का बिल आया, बीजेपी लेके आई, फिर 2013 में कांग्रेस नया लेके आई, और 2020 में फिर बीजेपी इस बिल को रिन्यू करके लेके आई। सिंपल सी एक स्टोरी है, इसको आप याद कर लीजिएगा सर। बाकी अगर बिल के बारे में पढ़ना है तो आप डिटेल स्टडी इसकी पेपर के किसी आर्टिकल से कर सकते हैं। जितना मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया है। समझ रहे? 2010 के बिल में क्या हुआ था? इसमें जो था इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर रखे थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने इसको साइन नहीं किया। फिर आपकी सरकार आई कांग्रेस की, कांग्रेस ने स्लॉटर अलाउ किया विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, लेकिन इसमें गाय का स्लॉटर अलाउ नहीं था। वेर अब 2020 में बिल लेके आए हैं, इसमें इन्होंने कहा है कि 13 साल से नीचे, तो हाँ यहाँ था 12 साल से ऊपर, और लेकिन इन्होंने कहा 13 साल से नीचे जो है, इन्होंने कहा 12 साल से नीचे नहीं होगा, इन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन दिया और बोला 13 साल से नीचे आप किसी को भी स्लॉटर नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर करेंगे तो उसके लिए भी जो है आपको मेडिकल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या कंपिटेंट अथॉरिटी की जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आई गेस ये आपका क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। आई गेस ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है सर। क्लियर हो चुका है, बताइए। मतलब अगर 13 साल से ऊपर होगी तो वेटनरी जो है, जो डॉक्टर होते हैं, उसके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको स्लॉटर करने के लिए, ठीक है। और इसी से क्या हुआ है, कितने हमारे जू है ना, वहां क्या होता है, जो बड़े जानवर होते हैं, शेर वेर जो होते हैं, उनको जो है आप गाय या किसी भैंस का मीट नहीं खिला रहे हैं, इनफैक्ट उनको खिला रहे हैं चिकन। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज है जो आपके बहुत काम आ सकती है। यूएस ग्रुप अर्जेस इंडिया नॉट टू टाइटन ई कॉमर्स रूल। ध्यान से सुनिएगा सर, बड़ा मजा आने वाला है। देख, एक तो सर समझिए, एक तो फिजिकल है, एक है ई कॉमर्स। समझ रहे हैं? अब अलग अलग सर्वे आता है कि जो फिजिकल मार्केट है वो क्या हो रही है, वो घट रही है, और ई कॉमर्स जो है वो उठ रहा है, ठीक है। अब सर ये होता कैसा? देखिए, मैं हूं मैं ऑफिस जाता हूं, मेरा ऑफिस होता है 9 to 5, मैं थक जाता हूं एंड देन आई गो टू स्लीप। तो क्या मुझे टाइम मिला बाहर जाने का? क्योंकि इसके अपार्ट मेरे पास घर में बहुत सारे काम है, क्या मैं बाहर जा पाया? नहीं जा पाया। अब अगर मेरे पास एक इजी ऑप्शन है कि मोबाइल खोलूं, मोबाइल से मैं साइट खोलूं और वहां से मैं शॉपिंग कर सकूं, इनफैक्ट मुझे वहां पर सस्ता भी मिल रहा है, इनफैक्ट मुझे वहां पर सस्ता भी मिल रहा है, चीप मिल रहा है, तो मेरे लिए आइडियल ऑप्शन क्या होगा? मैं इस ई कॉमर्स कंपनी से खरीद लूं, इररिस्पेक्टिव वो अमेजोन हो, वॉलमार्ट हो, जियो मार्ट हो, लेकिन मैं इससे खरीद लूं। समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं मेरे लिए इजी है कि मैं इससे खरीद लूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे खरीदूंगा। अब हाल ही के दिनों में क्या हुआ है, ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया है और जो फिजिकल मार्केट है बहुत कम हो गई है। और फिजिकल मार्केट ने इन पे ये आरोप लगाया है, या इन पे ये आरोप ये लगाते हैं कि ये जो क्या करते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं। अब ई कॉमर्स कंपनी का कहना है डिस्काउंट हम कैसे देते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बाय किससे करते हैं, या तो फार्मर से बाय करते हैं या हम मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं डायरेक्ट, मतलब बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं होती है। समझ रहे? बीच में सर क्या होती है, इंटरमीडिएरीज बीच में नहीं होती है। चलिए सर, ये तो समझ गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में इंटरमीडिएरीज नहीं होती है और ये लोग जो है सस्ता बेचते हैं। अब सर कुछ चीजें और, अगर ये सस्ता बेच रहे हैं तो इनको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है ना सर, इनका प्रॉफिट कम हो रहा है। समझिए जो बात मैं कर रहा हूं, अगर ये ई कॉमर्स कंपनी बेच रही है, अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है, इनको प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मतलब कैसे लॉस हो रहा है। तो ये लॉस में ऐसा क्यों कर रही है, तो ये लॉस में ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में बात करते हैं। समझिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ध्यान से देखिएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं
लीजिए अमेजन ले लीजिए, ठीक है। एक आप ले लीजिए पेटीएम ले लीजिए, ठीक है। एक आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का मालिक कौन है सर? वॉलमार्ट। पेटीएम का कौन है सर? अलीबाबा। समझिए, अब क्या हो रहा है ना, मैंने ऑनलाइन परचेज किया, मैंने ऑनलाइन परचेज किया, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या आ गया? मेरा डेटा आ गया। समझिए, अगर आप समझ पा रहे हैं जो मेरी क्लास फॉलो करते हैं, डेटा सर क्या है? डेटा एक गोल्ड है, अभी डेटा एक गोल्ड की तरह काम करता है, समझ रहे हैं? तो अगर जो मेरी क्लास देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि कंपनी के पास मेरा पूरा डेटा आ गया। फॉर एग्जाम्पल कैसे आ गया? मैंने परचेसिंग किया, मेरी चॉइस, मेरा चॉइस हो गई, मेरा कार्ड नंबर कह सकते हैं, ठीक है, कार्ड नंबर। और क्या आएगा मेरे पास? मेरा नाम उन पर आएगा, मेरा नाम आ गया, मेरा एड्रेस आ गया, मेरी ईमेल आ गई, ठीक है, मेरी लोकेशन आ गई, जीपीएस उन पे है ही। तो मेरा पूरा एक डेटा उन्होंने तैयार कर लिया, समझ रहे हैं? बाकायदा ई कॉमर्स कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पूरा मेरा एक डेटा चार्ट तैयार कर लिया है, समझ रहे हैं? अब वही बात आई, मैं बाहर जाना नहीं चाहता, मैं घर से ही जो है शॉपिंग करना चाहता हूँ। अगर मैं आलसी हूँ, क्योंकि मेरी जॉब है यार, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तो मैं घर से ही काम करना चाहता हूँ, मैं आलसी हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं शाम को घर में बैठूंगा, शॉपिंग करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर जो है यूट्यूब चलाऊंगा। तो यूट्यूब में क्या होगा ना, ये जो मेरी डेटा है ना, इस डेटा को कंपाइल करके क्या करेंगे, इस डेटा को कंपाइल करके ये मेरी चॉइस के हिसाब से मुझे ऐड दिखाएंगे, समझ रहे हैं? ये मेरी चॉइस के हिसाब से मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, एंड देन मैं उसको देख के आकर्षित होऊंगा। इससे क्या होगा? इनकी सेल बढ़ेगी, सेल से क्या होगा? इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आप कह सकते हैं ये एक तरह की अनफेयर प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस कि ये अनफेयर है सर। इट्स टोटली बिजनेस, मार्केट है, फ्री है, जैसा चाह रहे हैं वैसे चल रहा है, समझ रहे हैं? तो बेसिकली इन कंपनियों को क्या मिल रहा है? डेटा मिल रहा है। जैसे पेटीएम को अलीबाबा ओन करता है, तो मेरा डेटा आखिर में कहां जा रहा है? वो जा रहा है अलीबाबा पे। फ्लिपकार्ट को ओन करता है वॉलमार्ट, तो मेरा डेटा कहां जा रहा है? आखिर में वॉलमार्ट पे जा रहा है, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इससे जो है इनको फायदा हो रहा है, तभी तो ये चीप भेज रहे हैं, ये सस्ता सामान बेच रहे हैं, बाकायदा इनको लॉस भी हो रहा है, लेकिन तो मिल क्या रहा है? डेटा। और डेटा क्या है सर? वो एक नया ऑयल है, कह सकते हैं। डेटा सर क्या है? डेटा एक नया ऑयल है, और वही यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। इसके हमने इतनी, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं? इतना समझ में आ गया सर आपको? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है ना, अब समस्या क्या है सर? हम क्या करते हैं, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारी दुकान है, जो बेसिकली हमारी दुकान है, वो चल नहीं पा रही है, फिजिकल मार्केट नहीं चल पा रही है। अब एक बुक है जो मुझे मिलती है ऑनलाइन 300 रुपए की, वही मुझे फिजिकल मार्केट में मिल रही है कितने की? 400 की। तो मैं किससे लूंगा? मैं ऑनलाइन लूंगा सर, ऑब्वियसली बात है। आप लोग जानते हैं कि आजकल क्या करते हैं, हम मॉल जाते हैं, हम वहां पर अगर हमें कोई मोबाइल या लैपटॉप खरीदना है, तो वहां जाके उसके दाम हम पूछते हैं, फिर देन हम चेक करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन में कि उसके दाम कितने हैं, या पेटीएम में, एंड अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि लेना कहां से है, सस्ता कहां पर है। और जैसा मैंने कहा, ये जो ई कॉमर्स कंपनी है, ये सस्ता दे रही है, ये लॉस उठा रही है, तब भी सस्ता दे रही है, और इसके बदले में क्या मिल रहा है? डेटा। और डेटा से ही इनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, समझिए, ठीक है। अभी इसको जो है ना, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली है, ई कॉमर्स रेगुलेशन रूल निकाले हैं, दो टाइप के। एक है आपका इन्वेंट्री, दूसरा है आपका मार्केट बेस्ड मॉडल, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा सर, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है इन्वेंट्री, दूसरा है मार्केट बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री क्या है ना सर, एक तो होता है रेगुलेटर, जैसे अमेजन है। अमेजन में क्या है ना, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अमेजन क्या है? अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है। ये प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं अपना सामान लेके आया, मैंने कराया रजिस्टर अपने आप को, और मैं अमेजन के थ्रू बेच रहा हूँ, ठीक है। अमेजन सिर्फ एक इंटरमीडिएरी है, या कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग सामान बेच
बेसिकली ये जो हो गया ये इन्वेंट